भाई सुपर सीरीज के दो पीसी बिल्ड्स हमारे चैनल पे आ चुके हैं। 4070 Ti सुपर हो गया, 4080 सुपर हो गया। भाई मेरे को 4070 सुपर के लिए बहुत लोगों ने बोला कि भैया कि उसकी बिल्ड भी ले आता जब इतना कुछ हो गया था, और बहुत दिन से होल व्हाइट पीसी बिल्ड नहीं हुई थी। मैंने कहा चलो सुपैद मामला कर देता है और फुल ऑन आरजीबी के तड़के के साथ। भाई यहाँ पे रैम हमारी आरजीबी वाली है और व्हाइट लगा रखी है। यहाँ पे हमने ग्राफिक्स कार्ड व्हाइट लगा दिया, कैबिनेट व्हाइट है, उसके अंदर पंखे फुल व्हाइट और एकदम तड़कती भड़कती लाइटिंग। स्वाद आ गया नहीं आगे देख के भाई साहब। एंड यस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो एनवीडिया और एमएसआई ने स्पॉन्सर करी है, तो कंपोनेंट सारा हमने इसके अंदर एमएसआई का लगाया और एनवीडिया के जीपीयू के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको RTX 4000 सुपर सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड के साथ। तो भाई सबसे पहले कंपोनेंट्स और उनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो इंटेल Core i7 14700K है, जो हमारा 20 कोर्स 28 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड ये प्रोसेसर हमारा आज की रेट में 39,000 40,000 के आसपास चल रहा है। मैंने कहा 4070 सुपर लगा रहे तो उसके साथ i7 इज गुड। बाकी अगर आपको ज्यादा बेटर प्रोसेसर चाहिए, ज्यादा बेटर मल्टी कोर की परफॉर्मेंस के लिए आप जा रहे हो तो आप i9 के लिए भी जा सकते हो। और यहाँ पे जो मदरबोर्ड है हमारा वो है हमारा MSI का MPG Z790H Ti Max Wi-Fi। और भाई MSI का लेटेस्ट मदरबोर्ड है, इसके अंदर हमारे को Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। एक M.2 Gen 5 का स्लॉट भी है और 4 M.2 Gen 4 के स्लॉट है। भाई स्टोरेज में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपग्रेड के बारे में सोच रहे हो ना, फुल मटेरियल आप भर के रखते हो, प्रोडक्टिविटी टाइप का या गेमिंग टाइप का पीसी बना रहे हो तो। और पोर्ट्स की फोटो आपके सामने वीडियो पॉज करके अंदर डाल लो, मतलब सारे पोर्ट्स है इसके अंदर भर भर के। और यहाँ पे VRMs की जो हीट सिंक है ना वो भी काफी अच्छी खासी यूज कर रखी है, जो आपकी VRMs के टेंपरेचर को कंट्रोल रखेगी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आएगी कोई भी टास्क करने में। एंड इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग हमारे को 40,000 के आसपास मिल जाएगी। और यहाँ पे जो हम रैम यूज कर रहे हैं वो है टीम ग्रुप की तरफ से T-Force Delta व्हाइट रैम है, वो भी RGB के साथ 32 GB में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 16 GB की दो स्टिक DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे वर्क कर रही है। एंड रैम की प्राइसिंग 12,000 के आसपास है। और यहाँ पे जो हमारा AIO है वो है MSI का MAG कोर लिक्विड E360 ARGB 360 mm वाला लिक्विड कूलर, और ये AIO हमारे को 10,000 के आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पे जो स्टोरेज हम यूज कर रहे हैं वो है T-Force की तरफ से Z440 PCI Gen 4 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी सुंदर सुंदर सफेद कैबिनेट है वो है MPG Gangnir 300R Airflow। एंड ये कैबिनेट हमारे को 15,000 के आसपास मिल जाएगी आज की रेट में। एंड इसके अंदर हमारे को फ्रंट में 3 ARGB फैंस मिलते हैं, एक बैक में फैन लगा मिलेगा। यहाँ पे वेंटिलेशन भी अच्छी है इसकी, मतलब फ्रंट में और टॉप में हमारे को मैश मिल जाएगी और एयर फ्लो सही मेंटेन ये कर देती है। बाकी गेमिंग वगैरह टेस्ट आप देखोगे उसके अंदर टेंपरेचर आपको दिख जाएंगे। एंड भाई जो स्टार ऑफ द शो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड वो है MSI का गेमिंग स्लिम व्हाइट NVIDIA GeForce RTX 4070 सुपर, जो हमारा 12 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। 7168 CUDA कोर्स के साथ ही आता है और 4070 और 4070 सुपर में CUDA कोर्स का मैसिव जंप है। और इसके अंदर हमारे को 224 4th जनरेशन टेंसर कोर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे 3rd जनरेशन के 56 RT कोर्स मिल जाएंगे, जो हमारे रे ट्रेसिंग वाले टास्क हैंडल करने में काम आते हैं, फिर चाहे गेमिंग कर रहे हो या फिर चाहे आप प्रोडक्शन गेमिंग डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो। और यहाँ पे जिनको पता नहीं टेंसर कोर्स कहाँ पे यूज होता है, जितने भी आप AI या फिर मशीन लर्निंग वाले टास्क करते हो ना, वहां पे टेंसर कोर्स काम में आते हैं हमारे। और जैसे कि AI की बात चली रही है, यहाँ पे एनवीडिया जो है ना बहुत सारी AI रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, जैसे DLSS फ्रेम जनरेशन। भाई AI जनरेटेड फ्रेम्स हमारे गेम्स के अंदर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को FPS का तगड़ा जंप हमारे को मिलता है। और जिसको DLSS नहीं पता कैसे काम करता है, हमारा गेम फॉर एग्जांपल आप 4K मॉनिटर पे खेल रहे हो, आप जैसे DLSS ऑन करते हो ना उसके अंदर भी बैलेंस क्वालिटी और डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपका गेम का रेजोल्यूशन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो 1440p पे चल गया या 1080p पे चल गया और उसको अपस्केल किया जाता है, 4K पे आपको दिखाया जाता है, आपकी क्वालिटी भी लूज नहीं होती और FPS का जंप आपको मिलता है। और वो जो क्वालिटी लूज नहीं होती वहां पे हमारे भाई ग्राफिक्स कार्ड का काम आता है। तो भाई जितना तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड आपने लगाया होगा वहां पे उतना बेटर अपस्केलिंग आपकी होगी। और यहाँ पे जो RTX सुपर सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है ये उसके अंदर बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे हम साइबरपंक यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे रख के, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे पानी की रिफ्लेक्शन है ना, नॉर्मली लेफ्ट साइड में भाई रिफ्लेक्शन में हमारे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और वहीं पर राइट साइड में एक एक चीज जो सामने है ना पूरी रियल लाइफ की तरह रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। तो भाई रे ट्रेसिंग का यहाँ पे बेनिफिट हमारे को मिलता है। एंड अगर यहाँ पे आप शैडोज वगैरह भी देखते हो, सामने जैसे पेड़ की शैडो है या फिर ये जो सामने पोल है उसकी शैडो है, जो राइट साइड में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा है उसमें बिल्कुल स्मूथ और एकदम रियल लाइफ लाइक शैडोज दिख रही हैं, और लेफ्ट साइड में बहुत ही ऐसे नकली ब्लॉकी सी शैडो दिख रही है। और इस रे ट्रेसिंग की वजह से FPS में हमारे को काफी डिफरेंस मिलता है। जैसे नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस में 70-80 FPS मिल रहा है, लेकिन वहीं पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करते ही 40 FPS के आसपास हो गए। वहीं पे हमारी काम आती है DLSS फ्रेम जनरेशन, जो हमारे को साइबरपंक के अंदर मिलता भी है। अब यहाँ पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में जैसे रॉ परफॉर्मेंस में 35-40 FPS मिल रहे थे, वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया और भाई हमारे FPS 100+ हो चुके हैं, क्योंकि जो रे ट्रेसिंग है ना बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव टास्क हो जाता है और GPU इतने FPS पुश नहीं कर पाता। तो वहीं पे एनवीडिया ने बोला कि भैया AI की हेल्प से AI जनरेटेड फ्रेम्स आप ले लो और पूरा स्मूथर गेम प्ले। और ऐसा नहीं है फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद हमारे को क्वालिटी में कोई डिफरेंस मिलेगा, आप पानी के अंदर रिफ्लेक्शंस देख लो या फिर सामने अपने शैडोज देख लो, हमारे को क्वालिटी सेम ही मिलती है। और उसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी एनवीडिया RTX वीडियो सुपर रेजोल्यूशन। भाई आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला कंटेंट भी होगा, वो भी अपस्केल होकर आपको बढ़िया दिखाई देगा। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो अपने ब्राउजर में भी, इसके अंदर भी AI एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला या फिर फुल HD वाला कंटेंट 4K में दिखाई देता है और एकदम बढ़िया क्वालिटी
क्वालिटी के साथ। और ये चीज आपकी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर्स में चल जाएगी, जैसे आपको गूगल क्रोम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। उसके बाद आ जाती है एनवीडिया रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी। भाई आज की डेट में ई स्पोर्ट्स का जमाना है, लोग ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके अंदर भाई एक एक किल बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जितनी कम लेटेंसी होगी आप उतना तगड़ा किल ले पाओगे। भाई एक एक मिली सेकंड मैटर करता है। तो यहाँ पे लोअर लेटेंसीज एंड गुड रिस्पॉन्सिवनेस आपको मिलेगी एनवीडिया रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ, जो आप गेम्स में जाके ऑन भी कर सकते हो, जैसे वैलोरेंट हो गया। और उसके बाद जो डिफरेंस होता है ना भाई, वो फील होता है। अगर आप एक सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, अगर कैजुअली खेल रहे हो, तुम हो गया ठीक है भाई जो चल रहा तो समझ रहे हो। और भाई एनवीडिया एनकोडर विद AV1 सपोर्ट, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एक स्ट्रीमर हो, ये एनकोडर आपका उसके अंदर बहुत काम आएगा। तो अगर स्ट्रीमिंग में देखते हैं ना, एनवेक एनकोडर के अंदर हमारे को ज्यादा ग्रेनी एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम 1080p 60 FPS की फॉर एग्जांपल स्ट्रीम कर रहे हैं, सिमिलरली AV1 के अंदर ज्यादा बेटर क्वालिटी हमारे को मिलेगी। और अगर आप एडिटिंग के हिसाब से देखते हो, अगर आप 4K 60 FPS 8K तक आप वीडियो एडिट कर रहे हो, 8 बिट वाली फुटेज होगी, 10 बिट वाली फुटेज होगी, वो आप अपने इस सिस्टम पे एडिट कर रहे हो, तो आपको एनकोडर की हेल्प यहाँ पे भी मिलेगी। तो आप अच्छे से और ऑप्टिमली काम कर पाओगे। और उसके अलावा स्ट्रीमर्स और गेमर्स के लिए एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे हमारे को मिलता है भाई भर भर के फीचर्स, जैसे AI नॉइज रिमूवल हो गया। अब आपने ऐसा तगड़ा पीसी बिल्ड करा और आसपास नॉइज है, तो आप वहां पे AI नॉइज रिमूवल का टूल यूज कर सकते हो, जिससे आपके आसपास की आवाज एकदम कैंसिल आउट हो जाती है। बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। भाई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, सारा पैसा पीसी में लगा दिया है, तो वहां पे ये फीचर काम आ जाएगा। और अगर आपकी आवाज में एको है, आपका सेटअप कुछ इस तरीके से है और एको आपको रिमूव करनी है, तो वो भी आप कर पाओगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो बेस्ट क्वालिटी स्ट्रीम आपके सामने वाले बंदे के पास जानी चाहिए। और भाई एनवीडिया का बेस्ट इन क्लास ड्राइवर सपोर्ट तो है ही। तुम में से जो भी अगर लैपटॉप या पीसी बिल्ड करके बैठा है और एनवीडिया का जीपीयू है उसके अंदर, भाई कैसे रेगुलरली एनवीडिया जीफोर्स एक्सपीरियंस के ऐप के अंदर हमारे को ड्राइवर अपडेट मिलते रहते हैं। मतलब एकदम रेगुलर मामला, एकदम ऑप्टिमाइज तरीके से काम चलता है। और उसके अंदर भी गेम रेडी ड्राइवर्स भी हैं और स्टूडियो ड्राइवर्स भी हैं, आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिकली जीपीयू के फीचर्स की बात करते हैं, तो ट्राइफ्रॉजर 3 टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हो रखी है। मतलब ठंडक रहेगी आपको, मतलब लंबे टाइम तक गेमिंग भी करोगे, कोई ऐसा टेम्परेचर वगैरह का इशू नहीं होगा। टेम्परेचर देख लेना, वैसे गेम टेस्ट में आगे भी दिखाऊंगा ही। और इसके अंदर टॉरेक्स 5.0 फैन यूज कर रखे, टोटल 3 फैंस है इसके अंदर, और डबल बॉल बेरिंग यूज हो रखा है फैंस के अंदर। तो आपको एक तो देखो आवाज ज्यादा नहीं मिलेगी अगर तेज भी घूम रहे होगे पंखे, प्लस जो लंबे गेमिंग सेशंस आपके रहेंगे, आप इंटेंस गेमिंग वगैरह कर रहे हो, तो जीपीयू के फैंस की लाइफ भी ज्यादा रहेगी। और यहाँ पे जीरो फ्रॉस्टर टेक्नोलॉजी यूज हो रखी है। मतलब अगर आपका जीपीयू यूज नहीं हो रहा है ना और ठंडा है, तो फैंस रुक जाएंगे, यानी कि भाई साहब घूम ही रहे हैं। और ये जीपीयू हमारे को आज की रेट में 80,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड ये सारी चीजें चलाने के लिए जो हमारी पावर सप्लाई है, MSI की MAG A750GL, जो हमारी PCI 5 सपोर्ट वाली पावर सप्लाई है, एंड ATX 3.0 को भी सपोर्ट करती है। 80+ गोल्ड वाली पावर सप्लाई हमने इसके अंदर यूज करी है। एंड ये सारी चीजें अभी मैं डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। ये जो ATX और PCI और वगैरह बोला ना, तो ये वाली आप वीडियो देख लेना, इसके बाद आपको पावर सप्लाई के बारे में भी मतलब पूरी नॉलेज हो जाएगी। और इस पावर सप्लाई की कॉस्ट आपको 8,000 के आसपास पड़ेगी। और इस पीसी बिल्ड की जो टोटल कॉस्टिंग है वो 2 लाख के आसपास निकल के आई। बट आप कुछ चीजों में पैसे बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल रैम जैसे 32GB है, आप 16 लगा लो इनिशियल केस में, अगर आपका स्टार्टिंग बजट ज्यादा नहीं है। मदरबोर्ड हमने बहुत फ्लैगशिप लेवल का लगा रखा है इसके अंदर, आप उसके अंदर भी पैसे बचा सकते हो। बाकी सारे कंपोनेंट मेरे हिसाब से ठीक है। तो अगर आपको गेमिंग या स्ट्रीमिंग के लिए पीसी बिल्ड जैसे करना है, तो हमने सारे कंपोनेंट्स एकदम पीक लेवल पे क्यों लगाया, ताकि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको दिखा सके कि हाँ भाई i7 14700K के साथ 4070 सुपर परफॉर्म कैसा करेगा। एंड परफॉर्मेंस की बात चल रही है, बेंचमार्क्स पे नजर मार लेते हैं। सबसे पहले जीपीयू के बेंचमार्क, क्योंकि जीपीयू के बारे में ज्यादा गहराई में बात हो रही है। सबसे पहले हमारा वीरे का जीपीयू स्कोर जो हमारा RTX के लिए है 5212, और ये वीरे बेंचमार्क का जीपीयू स्कोर जो कूडा के लिए टेस्ट हो रहा है उसका स्कोर 3614 निकल गया है। और ये वीरे बेंचमार्क का सीपीयू स्कोर 33,800 के आसपास। 3D मार्क टाइम स्पाई 21,000 प्लस भाई, और जीपीयू स्कोर भी 21,000 प्लस है। पीसी मार्क 10 आया भाई 10,000 प्लस। वीआर मार्क का बेंचमार्क हमने इसके अंदर करा 18,500 के आसपास निकल गया है। वीआर मार्क का बेंचमार्क हमारा आइडेंटिफाई कराता है वीआर गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर आप मेटाक्वेस्ट वगैरह पीसी पे कनेक्ट करके गेमिंग कर रहे हो, और मेटाक्वेस्ट की वीडियो हमने बनाई है रिसेंटली भाई साहब, वो देखना बहुत मजा आता है भाई साहब गेम खेलने में। और उसके बाद सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने रहे भाई, 36,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2,000 प्लस सिंगल कोर। एंड देन हमारा सिनेबेंच 2024 का बेंचमार्क गिरा और Geekbench 6 भी निकाला, 18,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2700 के आसपास सिंगल कोर। और OpenCL स्कोर आप देखो भाई 2,08,000 के आसपास निकल गया है। ये हमारी जीपीयू के परफॉर्मेंस के लिए होता है। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला 6727 स्कोर। एंड लास्टली हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया। यहाँ पे आपको सारे अलग अलग स्कोर मिल जाएंगे जो आपके कंपैरिजन के लिए काफी काम आएंगे। हम ये सारे बेंचमार्क स्कोर अलग अलग पीसी में करते हैं, हायर इज बेटर, कंपेयर करना तो कर सकते हो। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो भाई ये पीसी बिल्ड आपको तगड़े लेवल की परफॉर्मेंस देगा। फिर चाहे प्रोडक्टिव टास्क कर लो, वीडियो एडिटिंग, मॉडलिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, किसी में भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया हमारे को ये करना है कि क्या स्पेक्स ले, वो करना है क्या ले। देखो हर एक चीज के ना डिफरेंट टास्क होते हैं। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो उसमें भी लेवल्स हैं, आप 1080p कर रहे हो, 4K कर रहे हो, कितनी लेयर की कर रहे हो, तो वहां पे i5 चूज करना है, i9 चूज करना है, आपको 3060 चूज करना है या उससे ऊपर के जीपीयू के लिए जाना, तो आपके टास्क पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर आप जीपीयू इंटेंसिव टास्क कर रहे हो भाई, किसी को तो RTX 4090 लगेगा, किसी के लिए RTX 4070 सुपर भी भैया बहुत है। तो वो जो चीज है वो बजट के हिसाब से और यूसेज के हिसाब से होती है, और ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। एंड भैया इतनी बढ़िया गेमिंग वाली पीसी बिल्ड करी है तो गेम टेस्ट पर नजर मारनी तो बनती है। अब जरा गेम टेस्ट देखते हैं। हमने 1440p में गेम टेस्ट करे हैं और कुछ
4K में भी करें तो 4K में कितना लेवल तक पुश हो जाएगा वो देख सकते हैं। वैसे ये 1440 भी गेमिंग वाला ग्राफिक कार्ड है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेस्टिंग सीपीयू की ताकत से। वैलोरेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हाई सेटिंग्स हमने रखी है और भाई i7 14700K जैसा सीपीयू है हमारा, भाई क्या जबरदस्त एफपीएस निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 400 500 के आसपास। और यहाँ पे जो हमारा AIO है ना वो बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, 100 वॉट तक सीपीयू पावर पुश कर रहा है एंड 50 55 मतलब 55-60 डिग्रीज के आसपास सीपीयू टेम्परेचर और जीपीयू भी एकदम ठंडा चल रहा है मामला। अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं। उसके बाद टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 और एक्सट्रीम प्रीसेट पे ही टेस्ट कर रहे हैं और इसके अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन आ चुका है जो हमने क्वालिटी रखा है एक तरफ। एंड भाई परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, रॉ परफॉर्मेंस में 130-140 FPS मिल रहा है और DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 170+ FPS और फ्रेम जनरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड करता, काफी बढ़िया फ्रेम रेट का बूस्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है। और ये गेम भाई तगड़ा रैम कंज्यूमिंग गेम है। रैम देखो आप 28 GB के आसपास रैम जा रही है, GPU 11 GB के आसपास जा रहा है। तो भैया अगर 1440p गेमिंग करनी है तो आपको आराम से 12 GB VRAM वाला GPU तो देखो लगेगा ही लगेगा। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, यहाँ पे वेरी हाई प्रीसेट हमने रखा है, ये बहुत ज्यादा GPU डिमांडिंग गेम है और DLSS का सिनेरियो वही अपना एक तरफ क्वालिटी पे। और भाई इस गेम में भी आप देख सकते हो 10-11 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है, GPU तगड़ी वॉटेज पुश मार रहा है, CPU भी तगड़ी वॉटेज पुश मार रहा है। ये बहुत CPU और GPU इंटेंसिव गेम है एंड उसके अंदर भी आपको वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से एवरेज 100-120 फ्रेम्स मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। तो GPU 4070 सुपर हमारा मतलब 1440p पे तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। फिर स्पाइडरमैन मुरली भैया वेरी हाई सेटिंग्स है, DLSS एक तरफ ऑफ है और एक तरफ क्वालिटी पे, फ्रेम जनरेशन और रे ट्रेसिंग ऑफ है भी और आप देख सकते हो फ्रेम रेट क्या ही जबरदस्त आ रहा है। मतलब स्पाइडरमैन जैसी गेम तो आप आराम से खेल पाओगे। उसके बाद सेम सिनेरियो रखा था लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे रख दिया था और रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे लगाने के बाद भी यहाँ पे हमारे को 70 एवरेज FPS मिल रहा है नॉर्मली एंड 150+। भाई क्या है ये, क्या हिसाब किताब है, इतना बढ़िया चल रहा है। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट यहाँ पे और भाई फ्रेम जनरेशन इसके अंदर भी मिलता है और दोनों सिनेरियोज में आराम से 70-80 और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो 140-150 FPS के आसपास। तो आप देख रहे हो मतलब क्या ही तगड़ा लेवल मिल रहा है हमारे को गेमिंग का। और उसके बाद रे ट्रेसिंग भी हमने अल्ट्रा पे कर दी थी। मैंने कहा एक बार रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस देख लेते हैं और GPU ये वाला ना रे ट्रेसिंग के मामले में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। साइबरपंक जैसी गेम में हमारे को प्लेबल 40+ FPS मिल रहा है नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस में एंड यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो ये मक्खनी बातचीत चल रही है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करें CS2 वेरी हाई प्रीसेट रखा है, मतलब हाईएस्ट ही होता है, सुपर कुछ नहीं है और वेरी हाई प्रीसेट पे हमारे को आराम से 250 FPS के आसपास मिल रहे हैं और ये हमारा GPU इंटेंसिव गेम हो चुका है। आप देख सकते हो 7 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है और हमारा GPU वॉटेज भी अच्छी खासी पुश कर रहा है और बाकी स्टैट्स हमारे सामने है। उसके बाद हमारा प्यारा GTA 5, वैसे तो बहुत ज्यादा खेल चुके हैं इसको, अब तो इसको टेस्ट करने का मन करता भी नहीं, बट फिर भी तुम्हारा प्यार है वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं 1440p प्रीसेट के ऊपर और यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से हमारे को 120-130 FPS के आसपास मिल रहा है जो कि सही है क्योंकि रेजोल्यूशन भी 1440p है ना। और उसके बाद दूर करो ना छठा पार्ट यानी कि फार क्राई 6 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं, अल्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पे रखी है और कोई भी अपस्केलिंग नहीं है और अल्ट्रा सेटिंग्स पे फार क्राई 6 जैसा गेम आराम से 140-150 FPS के आसपास आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, अगर नहीं पता तो एक बार चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे ऊपर GPU के स्टैट्स है, उनका टेम्परेचर, उसकी यूसेज, उसकी क्लॉक स्पीड एंड आखिरी में उसकी वॉटेज। नीचे होगी GPU की मेमोरी हमारी जैसे कि 6 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है। उसके बाद सिमिलरली CPU के स्टैट्स हो गए, रैम एंड FPS। उसके बाद Forza Horizon 5 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं और DLSS फ्रेम जनरेशन Forza Horizon में आ चुका है हमारा और यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे ना हमारी रे ट्रेसिंग भी हाई हो जाती है और यहाँ पे भाई अच्छा GPU होने के कारण पहली बार हमारे को DLSS में अच्छे फ्रेम्स मिल रहे हैं जब हम DLSS लगा रहे हैं, वरना Forza में उल्टा ही होता है। और यहाँ पे 140, 150 एंड 160, 170 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में, बढ़िया परफॉर्मेंस भाई 1440p में। उसके बाद आ गया हमारा RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट प्रीसेट है और DLSS मिलता है इसके अंदर हमारे को जो हमने क्वालिटी पे रखा है। और भाई RDR2 जैसा गेम जो काफी ज्यादा GPU डिमांडिंग है, यहाँ पे आराम से आपको 110, 120, 130 FPS मिल जाएंगे। उसके बाद टेस्ट करें लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे भी अल्ट्रा सेटिंग है, देखो सब कुछ अल्ट्रा पे कर रहे हैं, कुछ कम पे है नहीं, मतलब आप पीक देख लो उसके बाद ज्यादा FPS निकाल लो तो सेटिंग्स कम कर सकते हो। और DLSS का सिनेरियो इसमें सेम रखा है, यहाँ पे 100-120 FPS मिल रहा है, बढ़िया यहाँ पे मतलब चल रहा है गेम हमारा। और 17-18 GB के आसपास हमारी रैम कंज्यूम हो रही है, 10 GB के आसपास GPU VRAM कंज्यूम हो रही है। तो आज की डेट में अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो ना, आपको गेमिंग करने तगड़ी तो 32 GB रैम तो लाइक बेयर मिनिमम। फिर मैंने सोचा चलो आप 4K में भी गेम टेस्ट कर लेते हैं। वेरी हाई प्रीसेट है यहाँ पे, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 4K में भी प्लेबल FPS ये निकाल के दे रहा है। 80-90 हमारा रॉ परफॉर्मेंस और 100-120 हमारा फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 4K रेजोल्यूशन। उसके बाद मैंने कहा चलो 4K में रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो रॉ परफॉर्मेंस में भी मैं कह सकता हूँ हाँ प्लेबल FPS है 35-40 के आसपास। और यहाँ पे भैया फ्रेम जनरेशन का ये तो फायदा होगा, यहाँ पे 90+ FPS मिल रहे तो आराम से 4K पे वाला गेम खेल सकते हो। फिर मैंने सोचा चलो लास्टली साइबरपंक भी करके देख लेता है क्योंकि 4K में ये तो हाई जाएगा GPU को। यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में DLSS ऑफ में ठीक ठाक FPS है, मतलब इसको प्लेबल नहीं कह सकता क्योंकि 30 के आसपास ही है। और यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद हमारे को 60+ FPS मिल रहे हैं जो कि अच्छे हैं। फिर मैंने रे ट्रेसिंग भी लगा दी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल पीक हो जाएगा 4K के हिसाब से, इस कार्ड के हिसाब से। रॉ में तो चलो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, लेकिन भैया यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 60+ FPS। और ये मैंने अल्ट्रा पे टेस्ट करा है, आप चाहो तो इसको थोड़ी कम सेटिंग्स पे 4K रेजोल्यूशन में प्लेबल FPS निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने टेस्ट किया था लास्ट ऑफ अस, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और भाई हमारे को प्लेबल फ्रेम रेट मिल रहे हैं। DLSS
एनालिसिस क्वालिटी लगाने के बाद 70 FPS के आसपास। रॉ परफॉर्मेंस में इतनी प्लेबल परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे भाई जीपीयू की वीरैम देख लो और नॉर्मली रैम देख लो कितनी कंज्यूम हो रही है, तो आपको पता लग गया होगा कि 12 GB वीरैम मिनिमम और 32 GB रैम मिनिमम अगर आप अच्छा स्ट्रीमिंग और गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो। और ये जो मैंने तीनों गेम टेस्ट किए जीपीयू इंटेंसिव वाले गेम है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 4K किस लेवल की परफॉर्मेंस इस पीसी से आप निकाल पाओगे। मैं ये कह सकता हूं कि हाई या वेरी हाई सेटिंग्स पे आप 4K गेमिंग कर पाओगे। कोई गेम्स आपको मीडियम सेटिंग्स पे खेलने पड़ेंगे, बट यस कहीं ना कहीं ये 4K कैपेबल कार्ड भी है। वैसे ऑफिशियली ये 1440p वाला कार्ड ही है। तो बस ये थी मेरी तरफ से पूरी की पूरी व्हाइट पीसी बिल्ड NVIDIA RTX 4070 सुपर ग्राफिक्स कार्ड के साथ। एंड अगर आप भी आज की डेट में एक अच्छी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो फॉर गेमिंग और स्ट्रीमिंग, तो ये स्पेसिफिकेशन मैं कहूंगा यार मिनिमम लेके चलना। इससे ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, बट अगर आपको गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग का बढ़िया कॉम्बिनेशन चाहिए तो इतना कम से कम आप रखना। लाइक 32 GB रैम हो गई, i7 के साथ आप कम से कम जाओ, और जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है 12 GB रैम के साथ आता है, और ये मतलब एक ओके चॉइस है 1440p गेमर के हिसाब से। बाकी 4K में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे ही देता है। एंड साथ में NVIDIA की जितनी टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताई उसका बेनिफिट आपको इस पीसी के अंदर मिल ही जाएगा। और आपके क्या थॉट्स है सुंदर से पीसी बिल्ड के बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो भैया सब्सक्राइब का बटन खुला है, वो दबा के जाना, ऐसे ग्रे कर दो उसको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।